रिली सोच रहा तो क्या है, तामसिक विचार है, तो तामसिक वृत्तियां पैदा होती हैं, तामसिक वृत्तियां पैदा होती हैं, उसी से सारी चीजें बदलती हैं, संबंध भी बदलते हैं। जैसे कि वात पित्त को आपने डिफाइन किया, वैसे ही आपने मानसिक प्रकृति को भी डिफाइन किया। तो हम वापस अब प्रकृति के व्यवहारिक ज्ञान से लौट के वापस वैवाहिक दर्शन पे आते हैं। शादी तो उसमें आप क्या कहोगे कि मानसिक जो प्रवृत्तियां हैं वो शादी को तोड़ने में और निभाने में कहाँ तक जिम्मेदार होती हैं, मदद कर सकती हैं? जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसमें विषय ये था कि शादी को तोड़ने और जोड़ने में ये जो वृत्तियां, देखिए जो प्रेम विवाह आपके वात के कारण ही पैदा हो रहा है। आप में वात वृद्धि हुई यानी आप में तामसिक वृद्धि आई, तामसिक वृत्ति पैदा हुई। इसका मतलब यह है कि आप में आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति बढ़ा आपका, है ना। यदि मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो विपरीत आकर्षण जब भी आएंगे तो ये एक बार तो आपकी तामसिक, और इनको सबको देखेंगे शादीशुदा लव मैरिज वालों को ज्यादातर ये वात प्रकृति से जुड़े हुए शुरुआती अवस्था में लक्षण उसके जैसी वात के बढ़ेंगे तो वो एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे। तो ये जो स्थितियां हैं वात से जुड़ी हुई हैं, तो वात वृद्धि होगी तो ये सारी चीजें होगी, क्योंकि वहाँ कफ वाली जो प्रकृति है वो उच्च प्रकृति है, वो तो आनी नहीं है वहाँ। वो आएगी तो वो त्याग की भावना से आएगी। वहां जो अट्रैक्शन आएगा, प्यार की बात आएगी, एक दूसरे के साथ संबंध निभाने की बात आएगी, वो कब प्रकृति में देखने को मिलेगी। आज जो है वृत्तियां जो हमारी बदल रही हैं वात की हो रही है, तो वात में क्या हो रहा है, वात में ये हो रहा है कि इसमें त्याग की भावना नहीं है, ये सेल्फिशनेस ज्यादा है जी। तो यहाँ जब तामसिक वृत्ति पैदा होती है और वात की वृत्ति पैदा होती है, वात की प्रकृति आती है जी, तो यहाँ पर सेल्फिशनेस बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे रिश्ते टूटते हैं। दूसरा वाला भी देखेगा कि मेरा भी कुछ हो जाए, ये अपनी बहती गंगा में हाथ धो रहा है तो हम भी कुछ हो जाए। तो जब ये कुछ वाली बातें होने लगती है तो रिश्ते अस्थिर होने लगते हैं, उनकी जड़ें हिलने लगती है। इसीलिए यदि वात की प्रकृति से जुड़ करके है आकर्षण तो उसमें उनका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आप कहना चाहोगे सर कुछ, इतना कुछ सुनने के बाद? पुनीत जी, डीजे साहब, थॉट्स की बात जो बता रहे थे अभी, थॉट्स हमारी जो है एक पर डे कॉमन मैन को 60,000 to 80,000 थॉट्स आती हैं जी। जो बात की बात करते हैं थॉट्स की बात जी। अब इनमें से हम एक्ट करते हैं किस पे, मुश्किल से 8-10 दिन भर में। अगर 8-10 विचार पर हम मतलब हमारी थॉट जो आते हैं उन पे एक्ट कर ले तो हम बहुत कर लिया हमने जी। लेकिन वो जो 80,000 है या 60,000 है वो हमको करने नहीं देते जी, भटका रहे हैं। इसको करने के लिए फिर हम लोग आएंगे तो हाउ टू रिलैक्स, हाउ टू मेडिटेट, जिससे थॉट्स कम हो जाए। अगर थॉट्स कम करने का तरीका है तो बिना ध्यान के नहीं होगा। ध्यान ही है जो थॉट्स को दूर रख सकता है, और उसके पहले आपको रिलैक्स करना है। अगर बॉडी हमारी रिलैक्स रहेगी तो हम ध्यान कर लेंगे। ध्यान होगा तो हमारा हो सकता है कि कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो थॉट्स अपने आप कम होना शुरू हो सकता है, समाधि लग जाएगी लोगों को। तो थॉटलेस, जैसे अभी बता रहे थे पुनीत भाई, कह रहे थे कि हम थॉट्स ही नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब समाधि की स्थिति में हमेशा रह रहे हैं। अगर थॉट्स नहीं आ रही हैं तो ये समाधि की स्थिति में है, इनका मतलब माइंड जो है अपने आप स्टेबलाइज हो गया। हम लोगों का अभी तो मंकी की तरह जो है वो बंदर की तरह दौड़ रहा है चारों तरफ। तो बेसिकली एनीवे जो भी हम लोगों ने बात किया है यही है कि अगर हम चाहते हैं कि परिवार बसे तो इसमें पति पत्नी का तो रोल जो है ही अहम है, उसका तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उनके अलावा परिवार का बहुत बड़ा रोल आता है, दोनों परिवारों का, मतलब बच्ची लड़की के परिवार का भी और पति के परिवार का, लड़के के परिवार का भी। अगर ये इन दोनों परिवारों में सामंजस्य हो जाए तो हमारे ख्याल से बात बन जाएगी। हमको हमारे एक पंडित जी थे, वो घर में पूजा कराने आते थे, पुरोहित। तो हमसे कहते थे आदित्य जी, रामगोपाल गौड़ जी जयपुर के ही हैं, यहीं के, वो घर पे हमारे आते थे। और उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए हम लोग बात कर रहे थे और पता नहीं गमगीन माहौल था, तो उन्होंने हंसाने के लिए कहा, उनका अगर लड़की देखने जाते हैं तो आपको लड़की नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा ये क्या चक्कर, जा रहे हैं लड़की देखने, कहीं लड़की मत देखो। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, अगर लड़की देखने जा रहे हैं तो लड़की की माँ को देखिए आप, संस्कार। अगर हाँ लड़की की माँ अगर ठीक है, वो संस्कार वाली है, तो बच्ची जो है संस्कार वाली होगी, वो शादी निभा लेगी। जैसा कि अभी यादव जी ने कहा कि
लड़की की माँ को देखो, लड़की की नानी को देखो। नानी तक तो हम नहीं गए थे, उन्होंने हमको माँ तक की बात की थी कि नानी हो सकता ना हो उस समय, माँ तो रहती है जनरली। तो उन्होंने यही कहा था कि माँ को देखिए, अगर माँ संस्कारी है तो बच्ची संस्कार वाली होगी, वो शादी को निभा लेगी। लेकिन अगर वो परिवार में माँ जो है वो कभी चरफर है ज्यादा और उसी की चलती है, उसी अपनी बात करती है, तो फिर ये समझ लो कि शादी ज्यादा नहीं चलेगी। या तो पति जो है दब्बू बन जाए और भाई जो कहती है बीवी हाँ में हाँ मिलाता रहे तो चलती रहेगी, अदरवाइज नहीं होगा। एक्चुअली डी साहब पहले क्या होता था कि एक पक्ष जो है वो अपने आप को लो फील कर लेता था, क्योंकि पहले ईगो जैसी चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती थी। प्रेजेंट टाइम में ना ईगो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ईगो आड़े आता है। रिलेशन निभाने में ईगो सबसे ज्यादा आड़े आ रहा है। मैंने ऐसा फील किया, लोगों को देखा है। पहले क्या होता था, जो लड़की पक्ष का होता था वो अपनी पगड़ी उतार करके बर पक्ष के मतलब पिता या जो भी मतलब समधी होता था उसे पैर में रख देता था, भैया इज्जत बचाओ। अब क्या हो रहा है कि जो लड़की पक्ष का है वो बल्कि वो चाहता है कि अपनी पगड़ी मेरे पैर के नीचे लाके रखो तब करेंगे। तो मतलब सिचुएशन काफी उल्टी हो गई है। क्लाइमेट चेंज की तरह जैसे जैसे प्रकृति आगे बढ़ रही है, मॉडर्न जैसे जैसे हम एडॉप्ट कर रहे हैं वैसे वैसे चीजें बदल रही है। फिर मतलब संस्कार इज वन थिंग, और संस्कार ही आपको टॉलरेंट बनाता है। आप जो है अगले की बात सुनेंगे, सहनशील बनेंगे, ये तभी होगा जब संस्कार आपके अंदर होंगे। तो बेसिक तो वही होगा हमारे संस्कार। इसीलिए अपने यहाँ तो कितने 16 संस्कार है, कितने 16 संस्कार है, मतलब गर्भाधान से लेकर के और चिता तक पहुंचने में 16 है। तो अब गर्भाधान के समय में अभी प्रकृति की बात कर रहे थे अभी प्रशांत भाई, प्रकृति कब बनती है? प्रकृति बनती है एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। किस एटीट्यूड से संभोग हो रहा है उसी से प्रकृति बनती है बच्चे की। अब आप इसका महाभारत से अच्छा उदाहरण कहीं नहीं है। बिल्कुल। महाभारत में आपने देखा है एक जाति है वो डर के मारे जो है आंख बंद कर लेती है तो धृतराष्ट्र पैदा हो जाते हैं। दूसरी जाति है वो देख करके एकदम से फ्रीज हो गई तो ब्लडी जैसे खत्म हो गया तो पांडु हो गए। तीसरी जाति है खुश रहती है बढ़ गया तो विदुर पैदा हुए। तो मतलब ये एटीट्यूड पर होता है संभोग के समय हमारे एटीट्यूड क्या है। तो संस्कार, प्रवृत्ति, ये सब चीजें हमारी जो है वहीं शुरू हो जाती है एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। जो कॉपुलेशन होता है पहला, इसीलिए कहते हैं जो पहला बच्चा होता है उसको कामज कहते हैं लोग, काम के कारण हो गया। सेकंड को कहते हैं धर्मज। हम बच्चा बच्चे की बात नहीं कर रहे, मतलब संतान की बात कर रहे हैं। पहला कामज कहलाता है, दूसरा धर्मज कहलाता है। इसके आगे थर्ड क्या कहलाता है मुझको पता नहीं है, लेकिन ये दो मैं जानता हूँ कि भाई अगर पहला बच्चा जो है वो काम के कारण होता है, अट्रैक्शन जो अभी बता रहे थे, और दूसरा जो है धर्म के कारण होता है। वो चाहते हैं कि भाई सेकंड बच्चा होना चाहिए, सोच विचारते हैं उसके बारे में, तैयारी करते हैं। यहाँ तक अपने आयुर्वेद में क्या नहीं है भाई, आयुर्वेद में तो बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी ये भी डिसाइड करना। उसके लिए आयुर्वेद में पुंसवन संस्कार नहीं, हम साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाएंगे। जो अभी अपने यहाँ कहते हैं माताएं कहती थी ना बहू को, कोसती थी कि इसने लड़का नहीं पैदा किया लड़की पैदा किया। हम सोचता रहे क्यों कहती है, उसके हाथ में क्या है, पति जो है XY क्रोमोसोम देता है, वो तो XX देती है, तो वो कैसे डिसाइड करेगी, तो वो डिसाइड कैसे करेगी। मैं इस पे रिसर्च कर, हम केमिस्ट, बेसिकली हम केमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आदमी हूँ। मैं रिसर्च करा चक्कर क्या है, वाई हमारी माँ मतलब माँ जो है बहू को क्यों कहती है कि ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चा लड़का पैदा या लड़की पैदा। हमने ये देखा है कि जो XY क्रोमोसोम्स है दे तो दिया इसने, लेकिन वो किस एटमॉस्फेयर में गया है उस एटमॉस्फेयर से डिसाइड करता है कि Y क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा या X एक्टिव रहेगा। ये डिपेंड करता है जो गर्भाशय का, हम हिंदी में वेजाइना की हिंदी नहीं आती वो क्या है, जो वेजाइनल एटमॉस्फेयर है अगर वो एसिडिक होगा तो बच्ची पैदा होगी, और अगर वेजाइनल एटमॉस्फेयर जो है एनवायरनमेंट वहां का अल्कलाइन होगा तो लड़का पैदा। ये साइंटिफिक चीजें हैं सर। ठीक है, तो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। हम बहुत दिन मतलब अभी हम और रिसर्च कर रहे हैं। सर मैं बीच में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि अगर एसिडिक है तो बच्ची पैदा होगी, अल्कलाइन है तो बच्चा पैदा होगा। ये बहुत ऑथेंटिक चीजें हैं, क्योंकि जब पुंसवन संस्कार जो आयुर्वेद में बताया है आज से 5000 साल पहले आचार्य चरक ने, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऐसा कुछ हर्ब्स दीजिए जिससे कि आप तो जैसे ओनली यूट्रस की बात कर रहे हो, पूरी बॉडी का अल्कलाइन लेवल है वो बढ़ जाए, और जैसे अल्कलाइन लेवल बढ़ेगा तो वो शार्प माइंडेड तो बच्चा पैदा होगा, जो भी बच्चा है बच्ची जो भी है
शार्प माइंडेड होगा, स्किन का कलर फेयर होगा, उसके हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, मतलब ऑल ओवर बहुत अच्छा जो संतान जो एक मतलब लोग चाहते हैं कि इस तरीके की संतान हो, वो सर्वगुण संपन्न हो गया कह सकते हैं। बिल्कुल सही है राम, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, आप तो हब पर रिसर्च कर रहे हो, आपका हब के बारे में पता है, मैं तो हब पे नहीं, मैं केमिस्ट हूँ, मतलब तो मैं बता रहा हूँ केमिस्ट से कैसे करें। केमिकल में विनेगर जो होता है अपना एसिटिक एसिड, डाइल्यूटेड एसिटिक जो डॉसिंग कहते हैं, जो वायरल डॉसिंग करती है लेडीज, उसमें अगर एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन उससे इन्वायरमेंट तैयार किया जाए तो बच्ची पैदा होगी। और खाने वाला सोडा जो होता है, सोडा बाइकार, उससे अगर उसका सॉल्यूशन जो है बना करके बहुत डाइल्यूट, जो उसकी डाइल्यूशन अलग अलग है, उससे अगर मान लो वेजाइनल इन्वायरमेंट को तैयार किया जाता है तो लड़का पैदा होगा, वो अल्कलाइन रखता है। ये चीज है। और इसके अलावा क्या है, आजकल तो ऐसी डिवाइसेज आ गई हैं, आई हैव कम अक्रॉस एन आयोनाइजर, कैंगन वाटर आयोनाइजर है, वो क्या टाइटेनियम प्लेट्स का बना हुआ है जो पानी को H+ और OH- में अलग कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर अल्कलाइन वाटर हम देना शुरू कर दे बच्ची को तो वो लड़का पैदा हो। तो ये मतलब दीज आर ऑल साइंटिफिकली बीइंग प्रूव्ड नाउ, जो हमारे गुरुओं ने, ऋषियों महर्षियों ने पहले कह रखा है, पहले हम समझ में नहीं आता था क्या चक्कर, लेकिन अब धीरे धीरे करके आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो हमारे कफ वात पित्त से डिजीजेस होती हैं, कौन से 40 एसिड कौन से हैं, मैं सोच रहा था भाई 40 एसिड क्या है, कहते हैं ना 40 तरह के पित्त 40 तरह का होता है, कौन से 40 है वो, आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर इट, आई गॉट इट। 40 जो अपने पित्त हैं उनमें से 36 तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और 4 आपके मिनरल एसिड्स, वोलियम को इंक्लूड करके 4 हो गए, तो ये 40 हो गए। तो इस तरह से हम कफ और पित्त वात सबको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कितनी होती है। जो वात 5 बताते हैं, लेकिन वात में भी 5 में भी आगे कुछ है, तो आगे भी वो देख रहे हैं क्या है। अब वात में जो 5 होती हैं उसको हम चाह रहे हैं कलेक्ट करने के लिए कि जो केमिस्ट्री से कलेक्ट करके कौन कौन से गैसेज हैं जो इनको कंबाइन करके बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको डिसाइफर कर लूं। अभी तक तो सफलता दूर है, पर देखते हैं क्या होता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की कि आप इसमें सक्सेस हो जल्दी से जल्दी, जिससे हमें भी बहुत सारा ज्ञान। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो शादी होती है, शादी एक होती है कि एक दूसरे का सहयोग करके इस जीवन को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे का सहयोग बना रहे और सुख और दुख के अंदर में इस जीवन को आराम से काटा जाए। इसके अंदर में मूल रूप से था कि एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना। अगर समर्पण भावना नहीं है तो रिश्ता नहीं टिकेगा। दूसरा है विश्वास। एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, वो किसी कारण बस रात हो गई है, देर हो गई है, कोई भी है, तो एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। और तीसरा है त्याग। जी, कोई भी परिवार हो, बड़ा परिवार है या कोई कंपनी है या कोई दल है या कोई, एक दूसरे के प्रति त्याग होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण भावना होना चाहिए। इसी के आधार पर और कोई भी परिवार टिकता है। दूसरा है, इसको जो तोड़ने के कारण है अधिकार। जो आजकल एक दूसरे के प्रति जो अधिकार, पत्नी है तो वो पति पर अधिकार जमाते हैं, या पति है तो पत्नी पर अधिकार जमाएगा, तो बहू है तो सास पे अधिकार जमाना चाहती है, तो सास है तो उस पर अधिकार जमाना चाहती है, जैसे मैं कह रही हूँ वही ठीक है जी। तो दूसरा, एक दूसरे को अपने अधीन रखना चाहते हैं। तो ये जो चीज है संस्कार से आती है, कि घर के अंदर में, क्योंकि हम लोग हैं, पढ़ा तो रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं, किस चीज के लिए है? केवल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या ऊपर उठने के लिए आर्थिक से, लेकिन संस्कार के विषय में हम बच्चों को बिल्कुल भी बैठा करके नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल भी स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है कि त्याग क्या होता है, समर्पण भावना क्या होती है, विश्वास क्या चीज है, अधिकार के अंदर में क्या चीज है। और दूसरा है, कहते हैं कि जो आजकल जो शादी हो रही है वो केवल बुद्धि के विषय पे हो रही है, ना कि जो हृदय का जो विश्वास, जो प्रेम है, प्रेम के आधार पर नहीं हो रही है। हम लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं कि बोले कि तनख्वाह कितनी है, बोले कि इतनी तनख्वाह है, बोले कि और क्या है, बोले कि इतना अलग से कमा लेता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है कि भाई इसका कलर कैसा है,
मोटा है या सही है, सुंदर है कि नहीं है, ठीक है। इसके कुछ शादियां भावुकता के अंदर में हो जाती हैं, ठीक है। सर भावुकता के अंदर में कौन सी शादी होती है, थोड़ा सा वो करोगे डिस्क्राइब? जो प्रेम विवाह कहते हैं वही। अच्छा, हाँ, वो भावुकता है, वो एक दूसरे को समझना नहीं है। उनको क्या है कि भाई एक दूसरा 2-4 दिन साथ में रहे और होने के बाद में जल्दी पल्दी में अपना निर्णय ले लिया, बस हो गया, एक दूसरे को समझा नहीं सर आजकल तो अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता है। हाँ। कि प्रेम विवाह में बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लिए जाते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए बहुत सारा टाइम लेते हैं। हाँ। और उसके बाद में डिसाइड करते हैं शादी करनी है या नहीं करनी है। ये अंडरस्टैंडिंग तो आई है यंगस्टर। प्रेम विवाह ये सारा जो चीज है ना, क्योंकि जो परिवार है, जो परिवार बनता है वो बुद्धि का विषय नहीं है, कभी भी बुद्धि का विषय। जो बुद्धि के विषय से परिवार चलाना चाहेगा वो नहीं चलेगा, कभी भी किसी का नहीं चल सकता, जो कितना भी बड़ा हो। लेकिन सर परिवार टिकेगा केवल विश्वास से। बीच में काटूंगा कि मेरा मानना ये है कि अगर आप हर चीज को दिल से डिसीजन लोगे, हृदय से डिसीजन लोगे, भावनात्मक होगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक सीमित क्राइटेरिया हो जाता है और उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज एक और बोलता हूँ। पहली बात तो ये जो प्रेम विवाह के आगे प्रेम लगाया गया है, ये गड़बड़ है जी, ठीक है। पहले डिसीजन माँ बाप लेते थे, अब ज्यादा डिसीजन बच्चे खुद लेने लगे। इंसान तो इंसान ही है। पहले डिसीजन गलत माँ बाप ले लेते थे, अब गलत बच्चे ले ले रहे हैं। राइट। हम फिर समझने की कोशिश करें, इंसान संबंधों को नहीं समझ पा रहा है जी, तो चाहे बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो बच्चा गलत डिसीजन ले रहा है। अ लॉट ऑफ मैरिजेस, बहुत सारी मैरिजेस इसलिए खराब हुई क्योंकि डिसीजन माँ बाप ने लिए थे जी, और बिना सोचे समझे ले लिए जी। वो पिताजी को कुछ पता नहीं है, कहीं हाँ कराए हैं, माता जी कहीं हाँ कराई है, वही अब बच्चे भी कर रहे हैं जी। तो बहुत ज्यादा अंतर थोड़े नहीं पड़ा है कि माँ बाप ऐसा थोड़ी नहीं कि माँ बाप डिसीजन सही ले रहे हैं या बच्चे डिसीजन सही ले रहे हैं। ये व्यवस्था इसलिए गड़बड़ हो गई कि बिना संबंधों को समझे हम संबंधों में उतर रहे हैं। घरों में अब ट्रेनिंग कोई नहीं दे रहा। अब हर माँ बाप एक ही बात एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा बच्चा पढ़ लिख के कमाने लगे। तो जब सैलरी हो गई 2 करोड़ 3 करोड़ तक की सैलरी नॉर्मल हो गई है, तो संबंधों की तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग किसी और जहाँ ट्रेनिंग दी थी वहाँ सक्सेस हो रहा है। तो आपने जो एफर्ट मारा है वही तो मिलेगा। आम का पेड़ लगाओगे आम आएगा, सेब का पेड़ लगाओगे सेब आएगा। तो अब तो माँ बाप में संस्कार नहीं है तो बच्चे में कहाँ से आ जाएंगे? बिल्कुल। आप देखो जाके पेरेंट्स की स्थिति क्या है। रिश्तेदार कोई और बदलता है तो नाश्ता बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ज्यादा अमीर आदमी आएगा अमेरिका से आएगा, उसको बाहर खाना खिलाने ले जाएंगे, घर के चदरे बदल जाएंगे। बहुत से लोगों को तो घर में इनवाइट नहीं करते। तो जब आपने खुद ही संबंधों की रेड़ मार दी, संबंधों को समझना बंद कर दिया और अब रो रहे हैं कि संबंध नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो खुद इंसान ही है। जिम्मेदार खुद है जी, ठीक है। बहुत व्यावहारिक शिक्षा की कमी है हमारे समाज में। बहुत से केसेस में शादियां टूटी हैं, ठीक हो सकती हैं, लेकिन लड़के की माँ ही नहीं ठीक होने दे रही। राइट। लड़का ठीक कर लेगा लेकिन लड़के की माँ नहीं ठीक होने दे रही, बाप नहीं ठीक होने दे रहा। अभी मेरे सामने एक केस है, मतलब लड़का सीधा साधा है, IIT से पढ़ा है, सर भी देख रहे हैं वो केस और हम उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लड़के का बाप ही अड़ा पड़ा है कि मैं तो मेरे लड़के का तो लड़का दूसरी लड़की से बात कर रहा है, मैं तो लिव इन करा दूंगा। ये राजस्थान के ही है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो इंसान है। देखिए इंसान ने संबंधों को वैल्यू करना बंद कर दिया जी, इसलिए हो रहा है। और संबंधों को क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कहीं ना कहीं कि यहाँ इतनी रेस्पेक्ट देनी है, यहाँ इतनी रेस्पेक्ट देनी है। अब लोग ये कहते हैं कोई बिजनेस की बात करो, पैसे की बात करो तो बात करते हैं जी। अगर तुम्हें ज्यादा दाएं बाएं बात करनी बात जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन व्यक्ति के घर रह के आया, बहुत पैसे वाले जी, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप मेरे घर रहे, आपको कोई कमी रही? मैंने कोई कमी नहीं रही, मैं अपने कमरे में रहा, आप अपने कमरे में रहे। कोई कमी नहीं थी। 8-9 मिठाई आती थी, मैं खा जाता था। मैंने बहुत बढ़िया रहा, आप तो बहुत बड़े आदमी है। तो अब बेटे की शादी टूट रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनिएगा और गहरी बात बताइए। इनकी बेटी मेरी स्टूडेंट है, ओके, और इनका दामाद भी मेरा स्टूडेंट है, ओके। और उन्हीं की शादी सुनिए ना 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 और ना ना अभी इनके लड़के की शादी लटकी है, ओके ओके। इनकी बेटी और दामाद अमेरिका में, मेरे पढ़ाई बच्चे हैं, दोनों की सैलरी 2-2.5 करोड़ है, ठीक है। ये शादी पिछले 7 साल से चल नहीं रही थी। मेरे जाने से मैंने 6 महीने थोड़ा धक्का मार के चलाई, थोड़ी बेटर चली, ठीक है। मैं इनके घर चला गया था, लड़की दामाद के घर। वो शादी अभी खत्म हो रही है और ये व्यक्ति समाज में कह के घूम रहा है, अपने बेटे से कह रहे हैं देखो तुम्हारी बहन ने जो लव मैरिज करी थी सबके अगेंस्ट जाके, वो कितनी अच्छी चल रही है। बिल्कुल। मजेदार बात एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आज की तारीख में माँ बाप को पता ही नहीं कि उनके बच्चे सोचते क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जनरेशन गैप है ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हम खुद बढ़ाना चाहते हैं। मैंने ये चीज कैसे प्रूव करी, मैं तो टीचर था, तो मैं लोगों के घर चला जाता था और रह जाता था, खाना बनाता था उनके यहाँ, है ना, सारे काम करता था। मैंने उनके माँ बाप से मिला, दोनों पार्टी के। यार इनको पता ही नहीं कि इनकी बहू सिगरेट पीती है। हाँ बिल्कुल। इनको पता ही नहीं कि इनका बेटा गांजा मारता है। बिल्कुल।
माँ बाप टोटल हवा में है। वो एक ही टारगेट है, IIT। वो IIT पहुंच गया, रॉकेट लॉन्च हो गया एस्केप वेलोसिटी से, वायुमंडल में निकल गया। आप धोखे में है कि ये आपका बच्चा है। मैं तो और बड़ा सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल, और मुझे बोलने का हक है क्योंकि मैंने सिर्फ बच्चों पे काम किया है, बिल्कुल, और बड़े बच्चों पे। मेरे साथ के बच्चे यही कहते हैं सर पैदा तो हमारे माँ बाप ने कर दिया था, पाला आपने, अनाथ है हम। और ये वो बच्चे हैं जो मतलब अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं अगर आप नहीं होते तो हम तो खत्म थे। सर अभी आपने एक चीज बोला कि जो आपके स्टूडेंट हैं उनके फादर्स जो हैं वो खुद कहते फिर रहे हैं कि हमारी बच्ची हमारे से अगेंस्ट जाके शादी की और वो बहुत सक्सेसफुल लाइफ जो है, और वहां सेपरेशन हो चुका है, पता तो मुझे है, वहां सेपरेशन हो चुका है, वहां दोनों का सेपरेशन हो चुका है। घर वाले आज की तारीख में माँ बाप ये तक नहीं जानते कि उनका बच्चा नॉनवेज खाता है कि नहीं खाता है, बहुत गांजा पीता है कि नहीं पीता है, कुछ भी नहीं पता है। ये संबंध रह ही नहीं गए, माँ बेटे का संबंध नहीं रह गया है। और बताइए मजेदार बात क्या है, दोनों 2-3 साल में एक साथ एक बार बैठेंगे, हेलो हाय करेंगे, आप कुछ नहीं बता सकते क्या हुआ है। छोड़ो अभी बहुत आगे की बात है। जब मैं बताऊं मुझे अपने घर में झूठ बोलना पड़ता है, था अब तो नहीं बोलता हूँ। कितने पैसे हैं मम्मी, 2 करोड़ पड़े, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो मैं घर में बता नहीं सकता हूँ। यार तुम IAS बनते, तुम IIM जाते, तुम कहीं, और मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिंदगी में। तो मुझे शुरू में तो झूठ बोलना पड़ा। अब मैंने बता दिया कि देखो भैया मैं ऐसा आदमी हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो चल जाता है। पहले बदनाम था, आप बोलते श्रवण कुमार था। तो आप छोड़ो अभी बहुत आगे से, आपने अपने आप को प्रूव किया ना। बाप और माँ ही नहीं जानते कि उनके बेटे और बच्चों की स्थिति क्या है। आदमी पैसे के नशे में पागल है, जिसके पास है वो तो पागल है ही, जिसके पास नहीं है वो और बड़ा पागल है। और सर कोई स्वीकार नहीं रहा है। ऐड कर दो इसमें थोड़ा सा। नहीं बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि पहले तो ये सब आपने कहानी सुनी ली, अब इसके बाद क्या होगा कि एडवोकेट आ जाएंगे पिक्चर में, ठीक है। एडवोकेट भी बहुत अच्छा जानवर है, ठीक है, उसको तो पैसे कमाने से ही मतलब है। तो वो जो है ना वो केस में लगा रहेगा, और जैसे डॉक्टर आजकल लगे रहते हैं ऐसे ही उसे कोई लेना देना नहीं, उसे पैसे चाहिए, जितना लंबा खिंचा उतना अच्छा। तो डाइवोर्स के केस आजकल जो है मैंने देखा कि बहुत ही प्रॉफिटेबल हो गए। तो कम से कम एडवोकेट को जो है अच्छी नौकरी मिल जाती है, दोनों तरफ से, लड़का भी देते हैं लड़की वाले भी देते हैं। तो ये कार्यक्रम काफी अच्छा चल रहा है, तो प्रॉस्पेरिटी हो रही है। समृद्धि का ये जो मॉडल बनाया गया ये फेल हो गया। कैसे? इसमें क्या हो रहा है, हर आदमी अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने समाज को सिर्फ सुविधा संग्रह से देख रहा है। गाड़ी कितनी बड़ी है, मकान कितना बड़ा है, ठीक है, आपकी शक्ल कैसी है। अभी मैं भी जाके फेशियल करा लूं बढ़िया ना, चश्मा लगा मैं भी। अब लोग क्या कहते हैं, तुम बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, ये कितनी बड़ी गाली है। तुम स्मार्ट दिख रहे हो इसका मतलब स्मार्ट हो नहीं, ठीक है। तो स्थिति ये हो गई है, कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा शोध करे, ठीक है। सबको क्या चाहिए, हाईली पेड ग्रॉस पैकेज, 7 स्टार होटल में रुकना, और आपके फंडामेंटल्स इरोड कर दिए गए। ये जो 3 चीजों पे हमें काम करना पड़ रहा है, करना ही क्यों पड़ रहा है? जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बैठी है तुम क्यों शोध करें? ये हमें इसलिए करना पड़ा, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है वो कर ले, हमें क्यों आयुर्वेद में शोध करना है? करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है पागलों की व्यवस्था बन गई। दिल्ली शहर है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहता है, सबसे गंदा शहर है यार। बिल्कुल, सारे तो महान लोग यही रहते हैं, तो इतना गंदा शहर तुमने बनाया कैसे? कुछ तो सवाल उठाना पड़ेगा ना कि ये व्यवस्था बना क्या रहे हो। और बोल बोल के एडवर्टाइज करा जा रहा है। कोई बात अब 100 बार बोलो तो वो सुनने वाले को सत्य लगने लगती है। 90% लोग सोचते नहीं है, 90% लोग आए इस धरती पे सिर्फ जीने के लिए। वो आते हैं, सुनते हैं, सब कुछ उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जी के चले जाते हैं। कोई आदमी सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल नहीं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। कोई भी व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि सवाल जब उठाया जाएगा तभी हम उसको उठाएंगे। अच्छा, जो सवाल उठाता है उसको मार देंगे। तो आप बहुत डिफरेंट काम तो कर नहीं सकते, ठीक है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देख लो, पहले इन्होंने बोला महात्मा गांधी महान है, हमने मान लिया महान है, अब उसको गाली दे रहे। अब हम करें क्या महात्मा गांधी का? हमने तो देखा नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। अब 10 साल बाद जो पार्टी आएगी वो इनको गाली देगी। तो अब आदमी के पास कोई रोल मॉडल नहीं रह गया है। तो आदमी कहता है दारू पियो, गांजा पियो। आजकल के बच्चे जानते क्या कहते हैं? सर एंजॉय करो, मारो गांजा, शाम को बकरा खाओ, दारू से बचाओ। इसलिए तो लोगों की तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई। हाँ, नॉनवेज खाते, ड्रिंक करके। मैं बताता हूँ आपको, आज का जो युवा है ना, वो ये सब चीजें देख करके अंदर से हार्मनी उसकी गायब हो गई है। वो ये कह रहा है किस पे विश्वास करें। बिल्कुल,
बाप ने झूठ बोल दिया, पहले माँ ने झूठ बोल दिया, टीचर ने भी झूठ बोल दिया, प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहा है। आज की तारीख में आप बताओ, एक आदमी पकड़ के दिखाओ जो आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात कर ले, फैक्ट टू फैक्ट बात कर ले, ढूंढना मुश्किल है। वन पर्सन हैव कम अक्रॉस, यानी नितिन गडकरी, वो कह देता है जो चाहे बुरा लगे किसी कुछ पे हो, चाहे प्रधानमंत्री को बुरा लगे किसी को बुरा लगे, जो उसको सही लगता है वो कहता है, वो कहा है, और उसने जो काम उसको दिया गया है उसको डिलीवर कर रहा है मौके पे, मतलब करके दिखा रहा है कि हम कर रहे हैं, और पैसा इनसे नहीं मांग रहा है। वो फास्टैग ऐसी चीजें ला करके कर रहा है कि किसी का, किसी भी उसका वेंडर का या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी से पैसा रुक नहीं रहा, वो पहले से आपसे ले रहा और दे रहा। बहुत लोग हैं, मतलब अभी अब हो गया, जो शादी की बात चल रही है ना, हम तो दूल्हा बिकाऊ वाली बात हो गई है, दूल्हा बिक रहा है, IIT का है या IAS है, IPS है, तो शादी में भी बताएं क्या हुआ है। अब देखिए, इस फंडामेंटल व्यवस्था से ट्रस्ट इश्यूज खड़े हो गए। आज को बता रहा हूँ, आज की तारीख में लोग शादी करने से डरने लगे। बिल्कुल, मैं जितने भी केसेस में देख रहा हूँ, लोग शादी से पहले डाइवोर्स के लॉ पढ़ने लगे कि सर अगर ये हो गया तो क्या करेंगे। तो लोग ये, मतलब ओवरऑल क्या हो गया है, जो समाज की ओवरऑल व्यवस्था में ट्रस्ट गायब हो गया है। अब वो उसका असर मैरिज पे आ गया है। मैरिज भी तो सामाजिक व्यवस्था ही है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत कुछ हमारा समाज जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या लिव इन पार्टनरशिप शुरू हो गई भैया, इसलिए हमें ये ट्रस्ट भी बना रहे हैं। हमारी चाहे भले ही लोग कितना ही कहें कि पुरातन व्यवस्था में फिर वापस हम बैलगाड़ी पे चलने जा रहे हैं, हम उल्टे चल रहे हैं, ये सब जो है कितना भी कहें, पर वो व्यवस्थाएं कुछ हद तक ठीक थी। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले पंडित जी कुंडली मिलान करते थे। कुंडली मिलान मेरे पास भी कोई बच्चे आते तो मैं भी करता था। तो हम लोग इसमें नाड़ी दोष आता था तो हम कहते थे भाई शादी चाहे सारे गुण मिल रहे हो, 36 के 36 मिले, या 35 मिले, 40 मिले, बस उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन होते तो खैर 36 ही, लेकिन ज़्यादा नहीं होते। लेकिन फिर भी जितने भी गुण में यदि नाड़ी दोष आ रहा है तो उसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अंतर शरीर में देखने को मिलेगा। वो एक परिवार के तौर पे एक बिस्तर पे सो देंगे तो उनको बहुत सारी ऐसी शारीरिक व्याधियाँ और मानसिक व्याधियाँ आएंगी जिसकी उन्होंने कल्पना कभी की नहीं होगी। अब ये क्यों आती है, इसको समझना एक थोड़ा सा एक शोध का विषय रह गया हमारे सामने। तो विषय क्या है कि हमारी 3 नाड़ियाँ मुख्य रूप से मानी गई। वैसे तो नाड़ियों का भेद बहुत सारा बता रखा है, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करते हैं सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी या आदि अंत मध्य, है ना। अब इसको हम चाहे इधर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना बोल दें, आदि अंत्य और मध्य बोल रहे हैं। तो अब ये मध्य, मान लो सपोज करो कोई आदि 2 बच्चे को शादी हो गई है, या अंत्य आदि है तो फिर डिफरेंस पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या होगा, ये समान नाड़ी होगी तो समान हमारी जो दिशा जो है, श्वास की जो दिशा है, जैसे हमारी एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, एक तो मान लो कोई सूर्य नाड़ी, दोनों सूर्य नाड़ी एक साथ चलती है। जैसे सुबह के वक्त कुछ लोगों की सूर्य नाड़ी एक साथ चलेगी। सुबह उठने का कुछ एक जैसे तिथि है, पर्टिकुलर एक तिथि है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे अलग अलग तिथियों में अलग अलग नाड़ियों का एक सिस्टम बना हुआ है। और उसमें भी दिन में 24 घंटों का भी अलग अलग एक विधान बना हुआ है। वो एक फिर कभी हम लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। उसका चर्चा नेक्स्ट एक विषय ही खाली नाड़ी मिलान पर ही रखेंगे, तो हम उस पर बृहद चर्चा करेंगे। लेकिन ये केवल अंतर कहाँ आ रहा है वहाँ समझना है। वहाँ समझने का विषय यहाँ आ रहा है कि सपोज करिए किसी की सूर्य नाड़ी दोनों की एक साथ चलेगी, तो सूर्य नाड़ी हमको पता है गर्म है, ठीक है। अब सूर्य और चंद्र, एक की सूर्य चल रही है, एक की चंद्र चल रही है सोते वक्त, तो क्या होगा, ये बैलेंस हो रहा है कमरे के अंदर, बैलेंस हो रहा है, नाड़ी का इम्बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंस हो रहा है, एक ठंडी एक गर्म, तो ये बैलेंस हो रहा है। अब ये जब नाड़ी बैलेंस में रहेगी तो एग्रेशन भी शरीर में नहीं आएगा। एक आदमी तेज बोल सकता है तो दूसरा सुन भी सकता है ना।
तो जो सुन लेगा वो स्वीकार कर लेगा, चलो ठीक है, अवॉइड कर सकता है। जब भी वो समान नाड़ियाँ रहेंगी तो ये सारी चीजें वहां पर भी विचारों में भी दिखेंगी, बिस्तर पे तो दिख ही रही है। यहाँ पर क्या होगा कि एक जैसी नाड़ी जब रहेगी तो दोनों गरम गरम रहेंगी, तो सोते वक्त भी गर्मी, यानी उस कमरे का एनवायरनमेंट भी, यानी एक आदमी क्या करेगा, एक जब सूर्य नाड़ी चलेगी तो सूर्य नाड़ी में सांस लेता है और दूसरा वाला क्या छोड़ रहा है। तो ये चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति यदि श्वास को लेना शुरू करेगा तो वो एक ठंडा एनवायरनमेंट, छोड़ना शुरू करेगा तो ठंडा एनवायरनमेंट, सूर्य नाड़ी गर्म है। तो हम सब इसको समझें कि एक व्यक्ति श्वास गर्म छोड़ेगा, यानी सूर्य नाड़ी से निकली हुई श्वास और चंद्र नाड़ी से ली गई श्वास, तो चंद्र नाड़ी ठंडी है तो ठंडी को ये जो गर्म वाली है पचा सकती है, उसको मैच कर सकती है, तो उन दोनों में व्याधियां एक दूसरे की नहीं होगी। यानी एक गर्म छोड़ रहा है तो दूसरा ठंडा है, तो एक ठंडा है तो एक गर्म है। ये जो परिवर्तन इसलिए आदि अंत्य ये दोनों नाड़ियां विभाजित होना जरूरी है। यानी नाड़ी दोष यदि होगा तो ये सारी व्याधियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। बीमारी हमारी शारीरिक, साल 6 महीने में कई बार देखते हैं शादी में तो बहुत जोड़ा अच्छा था, लेकिन साल भर बाद में वो बीमार पड़ने लगे, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आ रही, उनके बच्चों में, उनके डीएनए में ये सारी चीजें चल रही। इसलिए ये विषय शॉर्ट में समझने का है कि नाड़ी को मिलाकर ही हमें शादी करनी चाहिए। नाड़ियां कभी भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ये नाड़ी दोनों एक जैसी होंगी तो गरम गरम, ठंडी ठंडी, जब ये एक दूसरे से मैच कर जाएंगी तो ठंडी, तो इन्वायरमेंट पूरा ठंडा होगा तो दोनों पति पत्नी को ठंड लग रही होगी। बच्चे के अंदर भी फिर वही गुण आएगा, उसकी प्रकृति शीत प्रकृति हो जाएगी, प्रकृतियां भी बदलती फिरेंगी, उसमें भी दोष पैदा होंगे, प्राकृतिक दोष भी आएंगे और नाड़ी के भी संदर्भ में आने वाले। तो इन दोषों से बचने के लिए कभी हम केवल नाड़ी का ही विषय लेकर चर्चा करेंगे। आज केवल शॉर्ट में ये है कि नाड़ी मिलान कितना जरूरी है, इस पर आज हमने जाना। तो शादी, नाड़ी, इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर के क्यों जा रही हैं, क्यों बिगड़ रही हैं, शरीर खराब क्यों हो रहे हैं, बीमारियां क्यों आ रही हैं, व्याधियां क्यों आ रही हैं, प्रकृति आ रही है, इन सब विषयों को आज छूने का प्रयास किया हमने। इसके आपने हमें बड़े ध्यान से पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का सादर प्रणाम। सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि ईडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों का मिलान करने के बाद में शादी का डिसीजन लेना चाहिए। अगर बेसिकली हम बात करें कि जैसे कि मेरे जैसे कोई इंसान है जो कम ज्ञान वाले हैं, उनको किसी अच्छे ज्योतिष के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में आपको पता है कि किस तरीके के लोग हैं, फैक ज्यादा है और ओरिजिनलिटी कम है। तो क्या प्राणायाम के माध्यम से, जैसे कि हम कहते हैं प्राणायाम में ईडा और पिंगला को जागृत करके सुषुम्ना को जागृत किया जाता है, दोनों की सिद्धि करके, तो उस बिहाव में आप क्या कहोगे कि उससे कुछ डायग्नोस करके कुछ पता लगाया जा सकता है? देखिए, पता तो लग जाएगा लेकिन समाधान संभव नहीं है। आपको आजकल तो ऐप आ गई है दुनिया भर की। नहीं, ऐप की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ प्राणायाम के बिहाव पे क्या हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाड़ी का मिलान सेम है या फिर डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्राणायाम के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो एक छोड़ता हुआ दिखाई देगा, एक की ये चल रही होगी तो दूसरी की ये चल रही होगी, ये फर्क है। ये सिमिलर नहीं होना चाहिए, ये चल रही है तो यही दोनों की चल रही है तो इसका मतलब वो सेम नाड़ी के हो सकता है, भाई बंधु जी, अपना ही परिवार। तो ये बचने का विषय है, इसको समझना होगा। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आप लोगों से। कहीं मैंने पढ़ा था किसी रिसर्च पेपर में कि जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसके बेनिफिट कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन होती है उसके ऊपर आता है। उसका लॉजिकल उसमें बताया गया था रिसर्च पेपर में कि कहीं ना कहीं डीएनए और आरएनए जो है वो चेंज होते हैं। जब डिफरेंट कास्ट जो होती हैं उसके अगर इंटरकोर्स होने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसमें डीएनए और आरएनए चेंज होते हैं और जो संतान पैदा होती है वो हेल्दी भी ज्यादा होती है, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होती है। इस बारे में आप क्या कहोगे? इसके दोनों डायमेंशन। देखिए कि ये विषय थोड़ा सा अलग, डीप में यदि जाएंगे तो लंबा समय होगा, तो शॉर्ट में प्रयास करूंगा इसको। अब इसमें हमारा जो विषय आया है कि डीएनए और आरएनए का लेकर के और इंटरकास्ट जी। पहली बात तो ये कास्ट अभी आई है, हमारे वैदिक काल में ये व्यवस्था थी ही नहीं।
तो हमारा जो मनुवाद या मनु सिस्टम ये जो भी चला था, हमारा जैसे समाज का गाड़ी का एक मैनुअल होता है, तो हमें ये पता होता है कि फर्स्ट गियर में ये इतनी स्पीड से चलेगी, तो सेकंड में इतना, थर्ड में इतना चलेगी, फोर्थ गियर में इतना चलेगी। तो ठीक हमारे समाज को चलाने का एक मैनुअल था मनु। तो मनुस्मृति जो है हमारे पास जो देखने को मिलती है वो 650 के आसपास श्लोक है उसमें, लेकिन अभी 2000-3000 की भी आ रही है बाजार में, तो वो अभी है नहीं। 17 ये कहीं से शुद्ध मिल जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि 1700 के बाद में इसका कोई एडिशन, इससे पहले का एडिशन छपा हुआ कहीं किसी के पास में मिल जाए तो आप ले लीजिए और उस पर कड़ाई से आप कर सकते हैं, पर उसके बाद के सब एडिशन बेकार हैं। सर इस पर मैं और भी कहना चाहूँगा, जैसे मनुस्मृति है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, श्रीमद् भागवत गीता है, तो इनमें से हम ऑथेंटिक किसे माने? क्योंकि चीजें तो कहीं ना कहीं सब में बताई गई है, बताई तो गई, तो ऑथेंटिक किसे माने? ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी विडंबना है कि हम माने तो किसे माने? देखिए ये सब हमारी जो विषय है, जितने भी एक ऋषि दूसरे ऋषि से बातचीत करता हुआ एक संवाद का विषय है, या गुरु शिष्य परंपरा का संवाद का विषय है। तो ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं किसी उसमें एक पैरामीटर में तुलकर नहीं आते, इसलिए हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो यदि कहीं ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं तो जो टीकाएं या जो ग्रंथ वेद से मैच करते हैं जी, तो वो ठीक है। बाकी उसके अलावा उसकी वेद की विचारधारा के, 4 वेद की विचारधारा के विपरीत नजर आते हैं तो उनको ऑथेंटिक। क्योंकि मैंने मनुस्मृति भी पढ़ा है और मैंने वेद भी पढ़े हैं, तो मनुस्मृति बिल्कुल कुछ और कहती है, वेद कुछ और कहते हैं। मनुस्मृति मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर लिया कि मनुस्मृति हमारी सन 1700 के पहले की छपी हुई है, तो हमारे पास ऑथेंटिक है। वो ऑथेंटिक होगी तो हम विचारधारा भी ऑथेंटिक होगी, चीजें भी ऑथेंटिक होगी। अब आजकल तो ये काम की है ही नहीं, मिलती ही नहीं है। मेरा सवाल यही था कि क्या जो अभी प्रेजेंट में जो हमारे हाथों में जो मनुस्मृति है वो क्या हमारे हिसाब से बनाई हुई है? नहीं, या फिर वो वेदों के हिसाब से जो निकली थी नहीं, उसी की कॉपी है? वैदिक परंपरा नहीं है वो नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये हमने हमारे अकॉर्डिंग हमारी व्यवस्था को सेट किया है, उस मनुस्मृति को मॉडिफाई करके और लोगों के सामने परोसा जा रहा है, मॉडिफाइड है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्या जो हमारे हाथ में जो भी ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, या फिर श्रीमद् भागवत गीता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म से जुड़े हुए चीजें हैं, तो उनमें जब उनमें डिफरेंट चीजें पढ़ता है इंसान तो डाउट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो पुरानी मनुस्मृति है वो और नई मनुस्मृति है वो डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं ये कलाबाजी जो है वो इंसान ने की है कि अपने विचारों को या अपने जो भी मत है उनको किसी के ऊपर थोपने का, अपने अनुरूप बिल्कुल किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जाए, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम हमारे विचार किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, बता सकते हैं। वोट डालो राज करो, यस, उस स्थिति में आ जाते हैं। आप तो कह रहे थे? नहीं, इसमें देखिए इसके दोनों, एक साइंटिफिक डायमेंशन ये है कि अगर बच्चा बहुत डिफरेंट जाति के लोगों के साथ पैदा हो रहा है तो कई एस्पेक्ट्स हैं। एक तो उसमें वैरायटी होगी जी। अब अगर कोई इंडियन आदमी अमेरिकन आदमी से शादी करता है तो बॉडी कलर, जीन्स, इम्यूनिटी, बहुत सारी चीज़ों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जी। लेकिन जो मनुस्मृति वगैरह में जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो इंटरेस्टिंग दिए गए हैं उसमें, क्योंकि उसमें अजम्पशन हमारे यहाँ ये होती है कि आदमी शरीर को बार बार धारण करेगा। तो उन्होंने कहा कि हमने सोसाइटी को अलग अलग सिस्टम्स में इसलिए डिवाइड किया, और ब्राह्मण की ब्राह्मण से शादी हो, वैश्य की वैश्य से, जिससे कि जो शरीर धारण करने वाली उच्च आत्माएं हैं वो सही गर्भ चूज कर सकें। आप ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं इससे आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। जिस क्या होता है, जो थोड़ी सी उच्च आत्मा होती है उसको ज्यादा टाइम लगता है धारण करने में शरीर, उसको ज्यादा चूज करना पड़ेगा ना, उसकी कंडीशंस अलग है। तो इस वजह से ये कहा कि समाज को इसलिए सेग्रीगेट किया गया, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, वो एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम बन गया। भाई अगर मान लीजिए कोई वैश्य समाज का व्यक्ति है और वो बहुत ज्यादा धार्मिक आचरण या सोच में गहरे उतर जाता है तो वो ब्राह्मणिकल सिस्टम में आ सकता है, या ब्राह्मण में कोई अब वैसा काम कर ही नहीं रहा है तो फिर वो कहाँ का ब्राह्मण रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली समाज की एक आदत है, कोई भी चीज जब बहुत लंबी खिंचती है ना तो वो उसमें कचरा जम जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ये सारा रीइन्वेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो उस समय पे वो व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि जो आत्माएं गर्भ धारण करना चाहती हैं, जिनको पकड़ना है वापस आके, उनको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए।
अब इधर एक नॉनवेज खाने वाला आ गया, इधर एक ब्राह्मण आ गया, वो आत्मा कंफ्यूज हो गई, उसके लिए आसानी खत्म हो गई, उसको जाना कहाँ है। तो कहते थे कि जो गर्भ धारण का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सिस्टम बनाए गए थे। पुनीत जी एक सवाल और करना चाहूंगा, जैसे मान लिया जाए कि एक कपल है, एक तो नॉनवेज खाता है, एक नॉनवेज नहीं खाता है, वो अवॉइड करता है, और जो नॉनवेज खाता है वो सिंपल है कि ड्रिंक भी करता ही होगा या की होगी, उसने स्त्री रही होगी, हाँ वो पूरा रहता ही है प्रोसेस। उस कंडीशन में क्या कहोगे आपकी जो न्यू जनरेशन होगी या उनका न्यू जो बेबी होगा उसके ऊपर उस चीज का क्या आप किस तरीके से देखते हो? देखो डेफिनेटली प्रभाव तो आएगा ही, ठीक है, और स्पेशली माँ का आचरण बच्चा पहले 8-10 वर्षों में ज्यादा पकड़ता है, हाँ, उसके शरीर के लेवल पे भी असर आएगा, ठीक है। जैसे पश्चिम के बच्चों को मैंने देखा, वेस्ट के काफी लोगों से मैं मिला, एक अजीब सी कहते नहीं डिस्कनेक्ट होता है उनके अंदर, ठीक है, संबंधों को लेके, परिवार को लेके या संस्कारों को लेके भी एक डिस्कनेक्ट है उनके अंदर। तो शायद वो इसी वजह से है क्योंकि वहां पे समाज में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित है जी, ठीक है। हमारे यहाँ सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत बची है अभी, हम भी ज्यादा कुछ अच्छी हालत में नहीं है हमारे यहाँ भी, लेकिन हमारे यहाँ सेंसिटिविटी बची है कि किसी ना किसी एक पेरेंट ने अगर अपना भाव अच्छा रखा है और बच्चे ने उस चीज को दिमाग में रखा है। जैसे मेरे पास कई बच्चे आए जो नॉन वेज खाते थे, वो मेरे साथ रहने के बाद वेजिटेरियन हो गए। सर मैं आपको एक वो बताता हूँ कि अभी सर से भी अभी मैंने पूछा था कि जो गर्भ संस्कार है जो आयुर्वेद में बताया गया है, गर्भ संस्कार में जिन बच्चों को मेडिटेशन करवाया गया और बेसिकली अगर ओम का उच्चारण करवाया गया, तो जब वो जन्म लेता है बच्चा, उसके बाद में बच्चा रो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आप ओम की ध्वनि स्टार्ट कर दो, ओम का उच्चारण स्टार्ट कर दो, वो बच्चा साइलेंट हो जाएगा। तो उसको आप साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से देखते हो? अरे आप ओम की बात कर रहे हैं, मैंने तो पहाड़ के बच्चे देखे, पहाड़ के बच्चे रोते नहीं है। नहीं, मैं जो जनरल बच्चे हैं भाई, तो जिन उसी फैमिली के बच्चे जिनका गर्भ संस्कार नहीं हुआ है, हाँ। वो उनको मोबाइल पकड़ाना पड़ेगा, उनको कुछ खाने की चीजें देनी पड़ेगी, इधर उधर के खिलौने डालने पड़ेंगे। लेकिन जिस बच्चे का गर्भ संस्कार हुआ है उसको आप ओम का उच्चारण कर दीजिए, वो साइलेंट हो जाएगा, सब कुछ छोड़ दे, उसको कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए उसको, और कुछ खिलौना नहीं चाहिए। गर्भ धारण करने के दौरान जो उसका सिस्टम विकसित होना शुरू हुआ है, तो उसको आप एनवायरनमेंट तो वो दे ही